आज की ऑनलाइन की पढ़ाई में जो ये वीडियो बन रहा है, ये वीडियो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इम्पोर्टेंट वीडियो में आप एकदम बिल्कुल अलग और खास प्रकार का रूल पाएंगे। चूंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि हमने आप लोगों को अब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों भाग को मैंने पढ़ाया है। चारों भाग का मतलब सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। और शायद आपको पता होगा कि हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ाया है और उसके भी चारों भाग को पढ़ाया है, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। और एक चीज मैं आपसे कबूल करता हूं कि हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस जब पढ़ाया तो सभी प्रकार के प्रश्नवाचक शब्दों के प्रयोग के बारे में पढ़ाया। हमने भिन्न भिन्न प्रकार के रूल्स को बताने की कोशिश की। लेकिन एक चीज अब यहां पे बता दें कि एक ही सेंटेंस में, मतलब एक ही वीडियो में ढेर सारे रूल्स को अगर हम बता देंगे तो आप सारे रूल्स को कैप्चर करने में थोड़ा दिक्कत महसूस करेंगे। क्योंकि एक ही बार में जब ढेर सारे रूल्स को बताए जाते हैं तो बच्चों के दिमाग उसको कैप्चर करने में थोड़ा कठिनाई महसूस करता है। आप लोग को शायद एक नाम सुने होंगे, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि भारत की वर्तमान शिक्षा पद्धति बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि वर्तमान समय में विद्यार्थियों के मस्तिष्क में ज्ञान को ठूस ठूस के भरा जाता है और जो ज्ञान ठूस ठूस के भरा जाता है ना, वह ज्ञान बच्चों के दिमाग में ज्यादा देर तक ठहरता नहीं है। बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, यानी किसी भी चीज को समझने की, उनको जानने की, उनको सोचने की एक समय का अंतराल भी होना चाहिए। इसलिए किसी भी नियम में, किसी भी वीडियो में, किसी भी सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा रूल्स बताने से बचना चाहिए। बारी बारी एक एक रूल को बताते चलिए, बच्चे एक एक वीडियो को देखेंगे, उनके दिमाग में एक एक रूल्स धीरे धीरे एकदम बैठते चले जाएंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है इंटरोगेटिव सेंटेंस का है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस के अन्य रूल से बिल्कुल अलग हट करके है। और हट करके कैसे है? क्योंकि आज आपको पढ़ना है हाउ मेनी और हाउ मच। हाउ मेनी, हाउ मच भी इंटरोगेटिव वर्ड होता है, ये भी प्रश्नवाचक शब्द है। इसका प्रयोग कैसे करना है आज आपको इस वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। तो आइए हम सबसे पहले जब इसको पढ़ते हैं तो हाउ मेनी का मतलब होता है कितने और हाउ मच का मतलब होता है कितना। दोनों के प्रयोग को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ अलग प्रकार की अन्य जानकारियों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? नाउन। सबसे पहले आपको क्या जानना है? नाउन, यानी कि संज्ञा के बारे में। सब लोग यही सोचेंगे, सर संज्ञा के बारे में हमें जानकारी है। हाँ बिल्कुल है, जानकारी है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि हाउ मेनी हाउ मच को पढ़ने के लिए संज्ञा यानी नाउन के बारे में जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले नाउन की चर्चा करते हैं। जिस चीज को हम देख सकते हैं, एकदम एक लाइन में संज्ञा की, एक लाइन में नाउन का डिफिनेशन क्या है? जिस चीज को हम देख सकते हैं वह चीज नाउन है। आप किसी घर को देखिए, किसी गाड़ी को देखिए, किसी पेड़ को देखिए, किसी पौधे को देखिए, किसी पत्ती को, किसी फूल को, किसी तने को, किसी शाखा को, किसी के कपड़े को, किसी के मार्कर को यानी कलम को, किसी की घड़ी को देखिए, किसी को कलम को देखिए। जो चीज आपको अपनी आंखों से दिखाई दे दे वह सीधे नाउन होती है। और जो चीजें दिखाई नहीं देती है ना, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, वह भी नाउन होती है। नाउन 5 प्रकार से बताए जाते हैं। सबसे पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार के नाउन पढ़ाए जाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि नाउन को 5 प्रकार से नहीं 2 प्रकार से बताया जाता है। वे 2 प्रकार कौन है? एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंट का मतलब होता है गिनना और एबल का मतलब योग्य।
जिस नाउन को आप गिन सकें वह काउंटेबल नाउन है, और अन का मतलब नहीं, काउंटेबल का मतलब गिनने योग्य। और जिस नाउन को आप नहीं गिन सकते वह अनकाउंटेबल नाउन होता है। वेरी सिंपल, जिस नाउन को आप गिन सकें वह काउंटेबल नाउन है, और जिस नाउन को आप गिन न सकें वह अनकाउंटेबल नाउन है। आदमी को गिन सकते हैं, घर को गिन सकते हैं, पेड़ पौधे को गिन सकते हैं, रुपए पैसे को गिन सकते हैं, डेस्क को बेंच को गिन सकते हैं, गाड़ी मोटर को गिन सकते हैं। ये सब का सब क्या है? ये काउंटेबल नाउन है। और जिसको न गिन सके वह अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल क्या? बालू आप नहीं गिन सकते। यहां तक कि जितने द्रव होते हैं, लिक्विड, जो लिक्विड मोड में होता है आप उसे गिन नहीं सकते, वह अनकाउंटेबल में होता है। तो अगर आपको हाउ मेनी हाउ मच का प्रयोग पढ़ना है तो आपको ये बात दिमाग में रखना पड़ेगा कि जिसको गिन सके वह काउंटेबल है, और जिसको न गिन सके वह अनकाउंटेबल है। इसीलिए मैं यहाँ पे कहूंगा कि हाउ मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है, और हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। जब कभी भी किसी भी हिंदी वाक्य में आपको कितना या कितने की अंग्रेजी लगाना हो तो कितने, जिस चीज को गिन सके उसके लिए आप लगाएंगे हाउ मेनी, हाउ मेनी, और जिसको न गिन सके यानी अनकाउंटेबल के साथ उसके साथ लगाएंगे आप हाउ मच। कहेंगे एग्जाम्पल देकर समझाइए, तो हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब यहाँ आपके सामने दो एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल में लिखा है मोहन रात में कितने रोटी खाया। मोहन रात में कितने रोटी खाया। और एक एग्जाम्पल है कितने लड़के कल क्रिकेट खेले। दो एग्जाम्पल है, अब दोनों के बारे में गौर से सुनेंगे। एक एग्जाम्पल में है मोहन रात में कितने रोटी खाया, और एक में है कितने लड़के कल क्रिकेट देखे। बहुत ही यूनिक रूल है, एकदम आसान है और कठिन भी नहीं है, आसान है और यूनिक रूल है। मैं कहूंगा इसको गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा, एकदम आपके दिमाग में चीज बैठनी चाहिए। है क्या इसमें? मोहन रात में कितने रोटी खाया। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कितने रोटी, ये है। और इसको इंग्लिश में बनाने के लिए यहाँ पे देखते हैं आ लगा है। जब आ लगा है ना तो टेंस की याद रखिए, जब आ लगा है ये पास्ट इंडिफिनिट है, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है? वर्ब का सेकंड भाग लगता है और हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है। अब यहाँ पे क्या है? कितने रोटी। अब कितने के साथ हाउ मेनी की हाउ मच, तो सवाल उठता है कि कितने नामक शब्द किसके लिए है? तो रोटी के लिए। तो रोटी को क्या गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? तो पता चलता है रोटी गिनी जा सकती है। तो जो चीज गिनी जा रही है उसके लिए कितने की अंग्रेजी हमेशा हाउ मेनी लगेगा। यहां लिखेंगे हाउ मेनी। और हाउ मेनी के बाद, हाउ मेनी के बाद हाउ मेनी यानी कितने, जिसको गिनेगा उसकी भी अंग्रेजी इसके पास ही रहेगी। ये इसकी खासियत है, हाउ मेनी की खासियत है और हाउ मच की भी खासियत है कि ये लोग जिसको गिनते हैं उनकी अंग्रेजी भी अपने पास रखते हैं। और यहाँ पे हाउ मेनी गिनता किसको? मोहन को नहीं गिन रहा है। किसको गिन रहा है? रोटी को गिन रहा है। फिर रोटी की अंग्रेजी हाउ मेनी के पास रहेगी। तो हाउ मेनी ब्रेड्स। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव है तो डिड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा? मोहन। खाया, डिड है तो फर्स्ट पार्ट ईट। रात में एट नाइट। एट नाइट या इन द नाइट दोनों सही है। एकदम फोकस करने वाली चीज यही है, सिर्फ दो चीजें फोकस करनी है। पहली चीज है कि कितने रोटी नामक शब्द है, रोटी को गिना जा सकता है इसलिए हाउ मेनी लगेगा, हाउ मच नहीं लगेगा। और दूसरी चीज, जब कितने की अंग्रेजी लिखेंगे तो जिसको गिना जा सकेगा, और गिनने के लिए जो शब्द आया है जिसको गिनना है उसकी भी अंग्रेजी पास में रखेंगे। कितने रोटी तो हाउ मेनी ब्रेड्स,
मोहन रात में कितनी रोटी खाया, तो हाउ मेनी ब्रेड्स। अगर ये रहता मोहन रात में कितने आम खाया, तो हाउ मेनी मैंगोज। मोहन रात में कितने गन्ने खाया, तो हाउ मेनी शुगर केन्स। जो कुछ भी यहाँ पर कितने आएगा उसकी भी अंग्रेजी यहाँ पे पास में रहेगी। अब यहाँ पे देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल, कितने लड़के कल क्रिकेट खेले। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले कितने की अंग्रेजी लगाएंगे और कितने अंग्रेजी क्या होगी, हाउ मेनी की हाउ मच पता करता है कि लड़कों को गिनने की बारी है, इसलिए हाउ मेनी लगेगा, न कि हाउ मच। यहाँ पे लगेगा हाउ मेनी, क्योंकि लड़के गिने जा सकते हैं। हाउ मेनी बॉयज। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को गिना, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट को ही गिन दिया। अब इसके बाद क्या लगेगा, डिड। फिर उसके बाद हाउ मेनी बॉयज डिड प्ले। फिर उसके बाद क्रिकेट। खेलों के नामों के पहले दी का प्रयोग नहीं करते हैं। कल, यस्टरडे। साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, सर यहाँ पे डिड जो लगा है मोहन के पहले लगा है, सब्जेक्ट के पहले, लेकिन यहाँ पर जो डिड है सब्जेक्ट के बाद क्यों लगा है। हम कहेंगे कि यहाँ पर जो ब्रेड है वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो है ये हमेशा हाउ मेनी के साथ आ गया और डिड आ गया, उसके बाद सीधे सब्जेक्ट आएगा नियम के अनुसार। लेकिन यहाँ पर जो कितने नामक शब्द है हाउ मेनी, ऑब्जेक्ट को, क्रिकेट को नहीं गिन रहा, किसको गिन रहा, लड़के को गिन रहा, तो हाउ मेनी के साथ बॉय जाएगा और ये इंटरोगेटिव होने के नाते तो डिड लगेगा। और डिड के बाद यहाँ सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट तो बेचारा चला गया हाउ मेनी के साथ, इसलिए यहाँ प्ले रहेगा और क्रिकेट और यस्टरडे। ये सेंटेंस है, ये डिफिकल्ट नजर आता है लेकिन उतना डिफिकल्ट है नहीं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके दिमाग में बैठेगा। प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो आपके लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। अब इसके बाद एग्जाम्पल देंगे आपको, क्या, हाउ मच का। गाय कितना दूध दी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। रामू कितना चाय पीता है, ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पे कितना लगा है, यहाँ पर भी कितना लगा है, और कितना किसके लिए है, दूध के लिए। ये कितना किसके लिए है, चाय के लिए। और आपको पता है जितने द्रव होते हैं लिक्विड, वे सब के सब अनकाउंटेबल होते हैं, यानी कि इनको गिना नहीं जा सकता, इसीलिए इनके साथ क्या लगेगा, हाउ मच। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाउ मच। अब हाउ मच के साथ क्या लगेगा, गाय आएगी, नहीं, किसी को गिन रहा है, किसको, दूध को, तो दूध की भी इंग्लिश आएगी क्या, मिल्क। हाउ मच मिल्क, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड। उसके बाद द काउ, देना का फर्स्ट पार्ट गिव। हाउ मच मिल्क डिड द काउ गिव। अभी देखिए, रामू कितना चाय पीता है, ठीक, रामू कितना चाय पीता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका मतलब यहाँ कितना चाय, तो हाउ। क्या मेनी कर दे, नहीं कर सकते, चाय को गिना नहीं सकता क्योंकि ये द्रव है, तो हाउ मच टी। फिर उसके बाद हाउ मच टी, हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डिड नहीं लगेगा, डज लगेगा, डज। हाउ मच टी डज। उसके बाद रामू, टेक। हो गया, वेरी सिंपल। एक चीज यहां पे बताने योग्य है, पहली चीज हाउ मच जो होता है अधिकतर ये ऑब्जेक्ट को गिनता है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हाउ मच और ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। देखिए यहाँ पे हाउ मच आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। यहाँ पर भी हाउ मच, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। लेकिन हाउ मेनी है ना, उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि हाउ मेनी कभी सब्जेक्ट को गिनता है तो कभी ऑब्जेक्ट को गिनता है।
जब ऑब्जेक्ट को गिनेगा तो बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि हाउ मेनी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। लेकिन जब वो सब्जेक्ट को गिनता ना, यहाँ दिक्कत खुल जाती है। जब सब्जेक्ट को गिनेगा वो, तब उसके बाद हाउ मेनी आएगा और तुरंत सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगा। ये हमें कहेंगे, इस रूल को आप बड़े गौर से पढ़ने की कोशिश करिएगा, बड़े गौर से वीडियो को देखिएगा और इस तरीके के ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स आप इकट्ठा करके पढ़ने की कोशिश करिएगा। जितना ही आप एग्जाम्पल देखेंगे उतना ही अच्छे तरीके से आपको वीडियो समझ में आएगी।